देखो लास्ट क्लास में मैंने जीरो ऑर्डर रिएक्शन बता दिया था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बता दिया था, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बता दिया था, और साथ में ये बता दिया था किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर जो स्लो स्टेप होता है वो कैसा स्टेप होता है, आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वही रेट डिटरमाइन करता है। अगर तुम्हें स्लो स्टेप पता है ना, देखो मान लो एक रिएक्शन हो रही है, ए प्लस बी गिव्स अस, ठीक है। इस रिएक्शन में जो रेट है वो रेट कांस्टेंट के, क्या ए की जो पावर है वो ए हो ऐसा कंपलसरी है? क्या जो बी की पावर है वो बी हो वो कंपलसरी है? स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो ऐसा कोई जरूरी? ये जो ऑर्डर होता है कैसी वैल्यू है, थ्योरेटिकल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू? एक्सपेरिमेंट से पता चलती है, ठीक है। बट ये x इक्वल टू ए हो सकता है और y इक्वल टू बी हो सकता है, पर वो रिएक्शन कैसे होनी चाहिए? या तो एलिमेंट्री रिएक्शन हो, एलिमेंट्री मतलब सिंगल स्टेप में खत्म हो जाए पर तुम्हें पता नहीं चलेगा। दूसरा है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो, पर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को कौन सा स्टेप हो, स्लो स्टेप, तब होगा, है ना, तभी इक्वल हो सकता है, उसी केस में इक्वल होते हैं, वरना हाँ नहीं, स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल। आर इज रेट ऑफ रिएक्शन। सर वो स्लो फास्ट बता रहे हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो रही है, मान लो दो स्टेप्स में हो रहा है ना, मान लो तुम्हारा ऐसे कोई रिएक्शन है, ए से बी बननी हुई रिएक्शन है, ये दो लाइन में हो रही है, ए से सी बन रहा है फिर सी से बी बन रहा है, इसमें ये स्टेप स्लो है और ये स्टेप फास्ट है, पता कैसे चल रहा है? एक्सपेरिमेंट में पता चलता है। तो हमें इसमें कैसे पता चलेगा? क्या तुम्हारे क्वेश्चन में ना कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देंगे तो लिख के देते हैं स्टेप के आगे स्लो स्टेप। रेट ऑफ, इसी रेट को आर को मैं इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीरीज को इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी लिख सकता हूँ, और इन टर्म्स ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ लिख सकता हूँ, इन टर्म्स ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ बी लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ? माइनस डी ए बाई डी टी माइनस, ये सब सेम ही चीज है, ठीक है। और ये सब किसके इक्वल है? इस इक्वेशन के इक्वल है। अच्छा एक बात बताओ, x इज व्हाट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a, y इज व्हाट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी, और x प्लस y इज ओवरऑल। अच्छा कि अभी मैंने सिर्फ तीन ही बताया तुम्हें, या तो जीरो ऑर्डर हो या फर्स्ट ऑर्डर हो या सेकंड ऑर्डर हो। अगर जीरो ऑर्डर होगा, जीरो ऑर्डर का मतलब क्या, रिएक्टेंट की पावर क्या होगी, जीरो, रिएक्टेंट की पावर जीरो मतलब 1, मतलब उसमें रिएक्शन की रेट क्या होती है, वो रिएक्टेंट पे डिपेंड करते ही नहीं है ना। इस पे क्वेश्चन भी कराए थे मैंने। फर्स्ट ऑर्डर होगा तो क्या होगा, डबल करोगे तो डबल हो जाएगा, ट्रिपल करोगे तो, और ऑर्डर 2 होगा तो क्या होगा, 2 टाइम्स करोगे तो 4 टाइम्स आएगा। अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल कर दोगे तो पावर क्या है 2, तो 2 की पावर 2 क्या आएगा, है ना। जरूरी नहीं है कि 0 1 2 हो, ये वैल्यू फ्रैक्शनल भी आ सकती है। मान लो ऐसा भी हो सकता है कि x की वैल्यू 2 हो, मान लो x की वैल्यू 1 हो और y की वैल्यू -2 आ जाए, ऐसा भी हो जाता है। तो उसमें रिएक्शन का ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1 - 2, दैट इज, मतलब तुम आ सकता है, पर छोड़ो उस चीज को, तुम ये समझो कि 0 हो सकता है। क्या कभी जो तुम्हारा ओवरऑल ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो सकता है? हो सकता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ाया है ना मैंने। क्या फ्रैक्शन हो सकता है? फ्रैक्शनल भी हो सकता है, हो सकता है ना, इसकी पावर 1/2 आ जाए, ये हो सकता है। अरे आंसर 1 आएगा ना, ऑर्डर तो 0 ही है, तो तुम्हारा ऑर्डर 0 भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है। आया समझ? अब मैं तुम्हें एक टर्म पढ़ाने वाला हूँ, दैट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर। सूडो एक अमीबा है ना, जिसे सूडोपोडिया बोलते हैं, सूडोपोडिया, फॉल्स स्वीट बोला जाता है ना। उसके बाद तुम्हें 11वीं क्लास में कभी सुना हो सूडो फोर्स, हाँ, जो सूडो होता है ना, सूडो वर्ड कब यूज होता है, जब कोई चीज दिखती है पर होती नहीं है, नकली। सूडोपोडिया का मतलब ये होता है नकली फीट, सूडो फोर्स मतलब नकली फोर्स। सूडो मतलब जब भी होगा, सूडो मतलब क्या होता है, नकली, मतलब ऐसा जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है, हमें सूडो का क्या मतलब है, नकली, और फर्स्ट ऑर्डर मतलब नकली फर्स्ट ऑर्डर, मतलब ये है कि वो फर्स्ट ऑर्डर है नहीं,
पर दिख जाएगी फर्स्ट ऑर्डर। एग्जांपल दिखा रहा हूँ ना, सूडो फर्स्ट ऑर्डर। इसमें तुम्हें दो एग्जांपल याद रखने हैं। एक है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर किस चीज को पता है? एस्टर क्या होता है? स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है। केमिकल वो पता है इसका फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला? ये होता है इसका फंक्शनल ग्रुप। ऐसी शक्लें मत बनाओ। मुझे पता है, तुम लोगों को नहीं पता एस्टर क्या होता है। संदीप सर ने बताया था। ईथर पता है? ये स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है, परफ्यूम में यूज होता है। दूसरा है ईथर। ईथर क्या होता है? ईथर होता है जब एक ऑक्सीजन के साथ दो लिंक जुड़े हो, एक इधर हो एक इधर हो, ये ईथर होता है। ये एस्टर होता है। पता है? नहीं पता? जिया बोले क्या सर, ये आर और आर डैश क्या होता है? जरा बता ना वंशिका, क्या होता है ये आर और आर डैश? ये आर और आर डैश क्या होता है? कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। मान लो ये हो सकता है कि आर तुम्हारा CH3 हो और जो आर डैश हो वो CH3CH2 हो, तो ये ग्रुप बन जाएगा तुम्हारा CH3O CH2CH3। क्या नाम होगा इसका? CH3O CH2CH3। रब कर दो। सर हमें ऐसे ही करा देते, हमें वो वाली आती है, ये वाली बना देते थे। अल्लाह का नाम लेके कर दो। बेटा तुम्हारे घर वालों को बताना पड़ेगा तुम्हारा धर्म परिवर्तन हो गया। फिर वो जो उनमें होता है ना, वो काट के क्लास चल रही है, 8 बजे के बाद होती है बातें। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। अरे उसमें ये आएगा, पहले ही लगाओ। ये सिंगल स्टेप पे खत्म हो जाती है। उधर ही लगा। किधर? सूडो में ई भी आता है। आखिरी बताया था। सही तो लिखा है यहाँ पर, ये आता है ना सूडो। चलो CH3 COO C2H5 प्लस H2O। ये हाइड्रोलिसिस करके हमें क्या देता है? तुम्हें पता है इसके बारे में क्या देता है? ये हाइड्रोलिसिस ऑफ पढ़ा है इसका? हाइड्रोलिसिस एस्टर एस्टर। अबे गधेड़े, तुम्हें कैसे बढ़ा देंगे? ये पिछले साल था ही नहीं। हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अल्कोहल। क्या क्या फर्क पड़ता है उससे? हाँ ठीक है। C2H5OH और एक काम करो, इसको ये वाला CH3 कर लो, C2H5 कर लो। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, C2H5OH कर दो। इधर है ना, असल में ये ऐसा होता है, ये ऐसे टूटता है। देखो तुम्हें अभी पता नहीं है इसको तोड़ने का तरीका, इसलिए बता रहा हूँ। ये जब ये टूटता है ना, तो यहाँ पर OH जुड़ता है और यहाँ सिर्फ H जुड़ता है। इसने पढ़ रखा है ऑर्गेनिक, उसको पता होगा। ये टूटता तो यहाँ पर OH जुड़ता है, यहाँ H जुड़ता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। और सिंगल स्टेप रिएक्शन है। सिंगल स्टेप रिएक्शन मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन है ना। एलिमेंट्री रिएक्शन में मैंने अभी भी बताया, वंशिका गेट बंद कर दो। हाँ, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा? रेट कांस्टेंट। एलिमेंट्री रिएक्शन में जो यहाँ पर कोफिशिएंट होता है ना, वही तुम्हारा ऑर्डर बन जाता है। C2H5 सॉरी CH3 C डबल बॉन्ड C2H5। ठीक है,
और एक है तुम्हारा H2O। ठीक है, आया समझ? ये चीज समझ आई? किसी को दिक्कत? ऑर्डर दिख क्या रहा है इसका? और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या दिख रहा है यहाँ पर? 1 और 2, 1 और 2? इसके ऊपर भी पावर 1 है, इसके ऊपर भी पावर 1 है, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? 2। बट जब भी हम एस्टर की हाइड्रोलिसिस करते हैं ना, किसी भी चीज की हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो वाटर को बहुत ज्यादा अमाउंट में लिया जाता है। वाटर किसमें प्रेजेंट होता है? एक्सेस में प्रेजेंट होता है। जो चीज एक्सेस में प्रेजेंट होती है ना, तो उसमें अगर तुम थोड़ा बहुत चेंज भी करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो? जैसे मान लो तुम 5 लीटर के अंदर, 5 लीटर पानी के अंदर बस दो छोटे छोटे मार्बल्स डाल दिए, अब तुम उसको 6 भी कर दोगे ना, तभी बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता कंसेंट्रेशन पे, है ना? क्योंकि H2 क्या है? बहुत ज्यादा एक्सेस में। तो हम क्या करते हैं, ये जो चीज है ना, इसकी वैल्यू चेंज भी करूंगा, एक्सेस में है तो अगर मैं थोड़ा बहुत चेंज भी लाऊंगा तो इससे रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो किस में प्रेजेंट है? एक्सेस में प्रेजेंट है। तो मैं क्या करता हूं, जो K और H2 है ना, इसकी कंसंट्रेशन K को मल्टीप्लाई करके मैंने H2 को क्या करने वाला हूँ? गायब करने वाला हूँ। क्यों कर दूंगा गायब? क्योंकि ये क्या है? एक्सेस में, है ना? मतलब अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन थोड़ी बहुत बढ़ाता भी हूँ तो ओवरऑल रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अमाउंट पहले से बहुत ज्यादा है। मान लो पहले 100 था, अब 101 भी कर दो, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ने वाला, ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा, पड़ेगा पर बहुत कम इंपैक्ट पड़ेगा। हर मैक्सिमम हाइड्रोलिसिस में ऐसा ही होता है। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, ये तो रेट कांस्टेंट है ही, H2 एक्सेस में से मैंने इसको क्या ले लिया? कांस्टेंट ले लिया। दो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? नया कांस्टेंट ही आएगा। उसकी वैल्यू चेंज होगी पर रहेगा तो वो कांस्टेंट ही। तो नया कांस्टेंट आया K डैश। K डैश क्या है? K डैश किसके इक्वल है? K डैश इज इक्वल टू K, ठीक है, K H2O। अब ये रिएक्शन कैसे हो गई? जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर हो गई, पर ये एक्चुअली में क्या थी? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन थी। रियलिटी में क्या थी? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। बट H2O एक्सेस में प्रेजेंट है, इस वजह से किस में कन्वर्ट हो गई है? फर्स्ट ऑर्डर में। इससे इसका नाम होता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर। कि रियलिटी में फर्स्ट ऑर्डर है नहीं है, जस्ट H2O के एक्सेस होने की वजह से हमने इसको फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए इसका नाम क्या है? सूडो फर्स्ट ऑर्डर। रियलिटी में नहीं है, बट एक्सेस में होने की वजह से, उसकी वजह से ज्यादा चेंज आ नहीं रहा था, इसलिए हमने इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया? फर्स्ट ऑर्डर में। अब मुझे है, उसके अमाउंट पे डिपेंड नहीं करेगा ना फिर। देखो यार, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्सेस में प्रेजेंट है, तो थोड़ी बहुत वैल्यू ऊपर नीचे भी करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन में ज्यादा प्रेजेंट फर्क नहीं आएगा। H2O एक्सेस में है ना? तुमने लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है? हाँ, तो ऐसे समझो, H2O ऑलरेडी एक्सेस में है ना? तो अगर तुम डबल भी कर दोगे तो रिएक्ट तो उसके अकॉर्डिंग ही करेगा ना, जितना ये प्रेजेंट है। सर ये क्या? रेट कांस्टेंट के इस पे ये तो मैं दिखा रहा हूँ कि इसके ऊपर पावर 1 है, डैश नहीं है वो। नहीं, किसी को दिक्कत कोई परेशानी? इसके अलावा इसका सेकंड एग्जांपल याद रखना, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। केन शुगर का फॉर्मूला पता है किसी को? C12H O11, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला पता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो कंपाउंड्स होते हैं, इनके स्ट्रक्चर बनाओगे ना, स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं, पर केमिकली जो केमिकल फॉर्मूला है वो दोनों का सेम है। ये पढ़ाऊंगा मैं बायोमोलिक्यूल्स में। ये हो जाएगा C6H12O6 और C6H12O6, दोनों सेम नहीं है, केमिकल फॉर्मूला ही सेम है। इसमें से एक ग्लूकोज है और एक फ्रक्टोज है। इसमें भी क्या यूज हो रहा है? वाटर। क्या हो गया सही को? ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो कभी सूडो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल लिखना हो तो दो एग्जांपल याद रखना है। कौन कौन सा? हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, दूसरा इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। कोई दिक्कत कोई परेशानी? इसमें दो ही है ना, बस ये। हाँ,
इसके दो एग्जांपल पेपर में सीधा पूछ लेते हैं, व्हाट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और फिर साथ में बोलेंगे गिव वन एग्जांपल। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर या सूडो सेकंड ऑर्डर? नहीं बस एक सूडो फर्स्ट ऑर्डर। सूडो फर्स्ट ऑर्डर जो होता है उसका ओवरऑल ऑर्डर 2 वन ही होता है। लेकिन वो सूडो है ना, तो कुछ और भी हो सकता है। नहीं वो इन रिलेटिव टू चल रहा है, पर एक्सेस की वजह से हम उसको वन ही लेके चलते हैं। हो सकता है हमारे सिलेबस में सूडो फर्स्ट है। सूडो फर्स्ट में ओवरऑल आंसर में वन ही लिखना है भाई, रियलिटी में वो टू चल रहा था। हाँ 3 हाँ हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसका सूडो फर्स्ट ऑर्डर का ओवरऑल ऑर्डर लिखूं तो 2 लिखूंगा या 1 लिखूंगा? 2 नहीं लिखोगे, 1 ही लिखोगे, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, इसका और ये रिएक्शन जो है 2 दिख रही है, मतलब एक्चुअल में 2 है, पर रियलिटी में क्या लिखूंगा मैं, आंसर में क्या लिखूंगा 1, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो अगर सूडो फर्स्ट ऑर्डर का कोई पूछे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, 1 होता है। आया समझ? हाँ दोनों एग्जांपल है, याद रखने होते हैं। नेक्स्ट केस है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ये बहुत आसान टॉपिक है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन ऑर्डर की तरह ही होता है, थोड़ा सा अलग होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसी वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, थियोरेटिकल वैल्यू? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, पर मॉलिक्यूलरिटी एक थियोरेटिकल वैल्यू है। थियोरेटिकल वैल्यू कैसे, कोई भी केमिकल जो तुम्हारी केमिकल रिएक्शन होती है वो होती कैसे है? पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। पुराने रिश्ते टूटते हैं जब जाके नए रिश्ते बनते हैं, है ना। पुराने वाले को छोड़ोगे तभी तो नया वाला बनाओगे, एक साथ 2 चलाना तो बात अलग है ना। क्या बोल रहे हैं, छोड़ना ही पड़ता है पहली वाली को। ये तो मुझे पता ही नहीं था, पुराने बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं। हाँ तो सुनो शांत हो जाओ, समझो बात को। मान लो दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनना है, ए और बी के बीच में बॉन्ड बनना है, तो ना ये बात पे डिपेंड करती है कि उनके ओरिएंटेशन कैसे हैं, वो सामने से आके मिल रहे हैं, कैसे आके मिल रहे हैं, उनके ओरिएंटेशन में डिपेंड कर रहा है। मैं तो कुछ बोला ही नहीं। ट्यूशन छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो रिएक्शन कब होता है, जब एटम्स आपस में एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में आके मिले, ऐसे आके कोलाइड करे कि उनके बीच में क्या बन सके, बॉन्ड बन सके। आया समझ? और मान लो 3 के बीच में बनाना है, ठीक है। तो अब तुम्हारी ओरिएंटेशन थोड़ी मुश्किल होगी करना, ठीक है। समझ रहे हो, 2 के बीच में ओरिएंटेशन थोड़ी आसान होती है कि 2 के बीच में बॉन्ड बन जाए, 3 के बीच में थोड़ी और मुश्किल हो जाती है। अरे भैया इस पे आ जाओ, एटम्स पे आ जाओ। अब 3 से ऊपर होना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जो बॉन्ड बनने के लिए ओरिएंटेशन चाहिए एटम्स के बीच में, वो ओरिएंटेशन नहीं बन पाती। तो मोस्टली केस में मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, मॉलिक्यूलरिटी होता है कि कितने मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में आके नया बॉन्ड बना पा रहे हैं, दैट इज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मैं ऐसे लिखूंगा, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, वो एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, टेकिंग पार्ट इन वन स्टेप रिएक्शन। वन स्टेप रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। विच मस्ट कोलाइड simultaneously in order to bring about a chemical reaction is called molecular। लिख दो इसको। जल्दी आने लग गई टाइम टू टाइम, ऐसे पहले 50 से आती थी, अब 40 हो गए। शांति टोन्स बाल भी खोल रहे हैं आज तो। The number of reacting species
वो एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, या मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। अब कोई ऐसा मत पूछे ना एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मेरे को बता। पूछ मत लेना ये। एटम्स और मॉलिक्यूल क्या होते हैं? कौन है ये वो बताना? क्या होते हैं सर? चलो ये क्वेश्चन मैं आराम से पूछता हूँ। नहीं क्यों? H2 जो है, H2 जो एलिमेंट है, कंपाउंड है। कंपाउंड है। H2 एलिमेंट है या कंपाउंड है? कौन कौन बोलता है एलिमेंट है? कौन कौन कहता है कंपाउंड है? फटाफट थोड़ा तेज ऊपर हाथ खड़ा करो। H2 कौन कौन कहता है कंपाउंड है? फटाफट ऊपर थोड़ा, दोनों के साथ में जाना चाहे तो फटाफट बताओ यार। फिर ऐसे उठा दो। नहीं सर मैं नहीं कह रही कंपाउंड। थर्ड ऑप्शन H2 जो है, और थर्ड ऑप्शन नहीं। लो कंपाउंड तो राइट है। ये नहीं खाते हैं। कंपाउंड में दो लगते हैं ना कंपाउंड लो। एलिमेंट है ये। सर आपने तो H2 बोला था ना? H2 मेरे को तो H2 सुनाई दिया था H भाई। नहीं होता एलिमेंट सर। H नहीं होता एलिमेंट। H2 एलिमेंट सर है। एलिमेंट इज समथिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल। एलिमेंट वो सब होता है, H2 को तो आप कर सकते हो। क्या बोला था एलिमेंट वो सब होता है जो सिंगल एटम से मिलकर बना हुआ होता है। O3 भी एलिमेंट ही है। सर हैं? सर की बात देख लो पूरी क्लास में H2 मॉलिक्यूल होता है। अरे तो मॉलिक्यूल के एलिमेंट में नहीं आ सकता क्या? किसने बोला ऐसा? किसने बोला? देख लो पूरी क्लास में सिर्फ मॉलिक्यूल तो सेम और डिफरेंट दोनों का हो सकता है। हैं? सर दम भी दे रहा पूरा दे रहा। सेम और डिफरेंट हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, एलिमेंट सेम का ही होता है। एलिमेंट तो एक एलिमेंट और कंपाउंड है वो है, मॉलिक्यूल कंपाउंड में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। तुम बेटा जाओ 11th में ढंग से पढ़ के आओ, एलिमेंट और कंपाउंड क्या होते हैं, तुमसे समझ आएगा तुम्हें। क्या चीज? H2 मॉलिक्यूल है, पर कंपाउंड जरूर, कंपाउंड और एलिमेंट में डिफरेंस होता है। सर कंपाउंड नहीं है तो मॉलिक्यूल है ना H2 हाँ कंपाउंड नहीं है वो, मॉलिक्यूल है और एलिमेंट है। दोनों हाँ कंपाउंड नहीं है वो। कंपाउंड जब बनता है जब टू डिफरेंट एटम्स होते हैं, टू इससे ऊपर। देख रहे हो तुम लोगों को एलिमेंट्स और कंपाउंड ढंग से नहीं बता दी। ऐसे कई सारे मुझे पता है नस तुम लोगों की कभी भी दबा सकता मैंने हूँ। सही बताया था वन स्टेप रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? और आर एक्शन का क्या मतलब है? रिएक्शन। क्या हो गया? क्यों बातें कर रहे हो? समझा रहा है वो मुझे। एलिमेंट और कंपाउंड कितने में कैसे होता है डांट से कोई बात नहीं बात करना 8 बजे के बाद। आया समझ? सिंपल ये है कि कोई भी अगर वन स्टेप रिएक्शन हो रही है उसमें कितने एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल वो कोलाइड करके क्या बना पा रहे हैं? फाइनल प्रोडक्ट बना पा रहे हैं। और 300 पर पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि उनकी वो ओरिएंटेशन जो एनर्जी चाहिए, एनर्जी प्लस ओरिएंटेशन पॉसिबल नहीं है। अरे कि 4 एटम्स उस ओरिएंटेशन में आ जाए जिसमें बॉन्ड बन पाए। ओरिएंटेशन मतलब इसे बता देना, ओरिएंटेशन का मतलब, ओरिएंटेशन का मतलब किस किस को नहीं पता? ओरिएंटेशन मतलब ऐसा अलाइन, जैसे ये ए और बी बिल्कुल साइड बाय साइड अलाइन है, इसमें बहुत आराम से बॉन्ड बन जाएगा। ए बी सी हेड टू हेड साइड टू साइड नहीं करना इसमें इस तरीके से अलाइनमेंट है, इसमें बॉन्ड बनने के चांस है, पर इससे ज्यादा में मुश्किल हो जाता है ना। मतलब टीम के आगे और अब जैसे यूनि, अगर तुम्हें कभी बोल दे यूनि मॉलिक्यूलर रिएक्शन, तुम क्या फूल लगा रखा है? देखो NH4 NO2 अगर डिकम्पोज होता है तुम्हें देता है N2 प्लस 2H2O। इसमें रिएक्टिंग होने वाले कितने एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल्स या फिर कुछ आयंस है? कितने हैं? सिंगल है, एक ही है, एक ही तो कर रहा है, इसके अलावा कोई है क्या? इसके अलावा कोई भी नहीं है। तो ओनली वन मॉलिक्यूल इज टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन। तो कौन सी रिएक्शन हो गई? यूनिमॉलिक्यूलर। कैसी रिएक्शन हो गई?
अब सेकंड एग्जांपल ले लो, ट्वाइस ऑफ HI। ये हमें देते हैं H2 प्लस I2। ये यूनिमोलिकुलर होगी बायोमोलिकुलर होगी? बायोमोलिकुलर। क्यों? HI के कितने कितने मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें? 2। HI के कितने मॉलिक्यूल्स इसमें? 2। तो कौन सी रिएक्शन हो गई? बायोमोलिकुलर। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन में निकाल सकता हूँ, ऑर्डर रिएक्शन में किसी भी रिएक्शन में निकाल सकता हूँ। सेकंड ये है सेकंड ये है, मान लो ऐसे हो रहा है, कोई ये हमें दे रखा है कि एलिमेंट्री रिएक्शन है 2A + B गिव्स अस C। एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन है। इसमें क्या होगा मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन? इसमें क्या होगा? 2A + B गिव्स अस C। क्या होगा मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन? ये रिएक्शन है 2A + B गिव्स अस C। क्या होगा इसमें? 2 और 3। ऑप्शन 1 चलो, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 2 3 1 कौन कौन बोला? एक बार हाथ खड़ा करो। ऑप्शन 2 2 पे कौन कौन हाथ खड़ा करे फटाफट? ऑप्शन 3। सबको पेल दूंगा मैं, कहीं पर हाथ खड़ा नहीं करा तुमने। भाई फटाफट हाथ उठाओ। 1 वाले, 3 वाले फटाफट बताओ। 3 वाले अबे कहीं पर हो तुम दोनों? पूर्वी खाली का बैलेंस जहां से लगेगा वहां जाएंगे। मैं तो क्यों बोल रहा हूं, मैं आपके जवाब का वेट कर रहा हूं। जीरो तो नहीं अरे देखो ना, ए के कितने एटम्स हैं? 2। बी के कितने एटम है? खत्म। 2 + 1 3। ये तो पहले से बता बता नहीं रहे। मन नहीं था। अबे ये भी नहीं निकल रहा है तुम लोगों से। इसलिए मैंने बताया। रब कर दूं? इसमें आप क्या मतलब यूनिमोलिकुलर मॉलिक्युलरिटी निकालते हुए बस ये तुम्हें, अरे मॉलिक्युलरिटी निकालते हुए ध्यान रखना, बस स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को प्लस कर दो। क्या चीज? वो 3 से ज्यादा नहीं हो सकता। हाँ, से अगर हो रहा है, अगर सुनो भाई, किसी रिएक्शन में ऐसा हो रहा है कि मतलब A+ मतलब जितने भी रिएक्टेंट है उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट प्लस करो, 3 से ऊपर आ रहा है, फिर वो सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं रही होगी, वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रही होगी। ठीक है, देखो जनरली मॉलिक्युलरिटी ग्रेटर देन 3 इज नॉट ऑब्जर्व्ड बिकॉज साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स आर नॉट पॉसिबल। आया समझ? है? समझ गया मैं। हाँ, क्या पूछ रहे हो उसमें? हाँ, वो सिंगल स्टेप में होती है। एक बार मुझसे अलग से पूछना है। और सिलेक्शन शायद सिंगल स्टेप में नहीं होती, कॉम्प्लेक्स होती है। अरे तुम शो एक स्टेप में कर रहे हो ना, जरूरत हो ना एक स्टेप में हो रही हो, बीच के स्टेप्स का गाइड करते हो। दो एल्काइल ग्रुप्स आते हैं और बीच में सोडियम एटम लगता है और हैलाइड्स हट जाते हैं। तो तुम्हें लग रहा है ना कि ऐसे आए ऐसे हट गया, पर रिएक्शन हो सकता है मल्टीपल स्टेप्स में प्रोसीड कर रही हो, जैसे SN2 रिएक्शन है। चलो अभी वो सब छोड़ो, मॉलिक्यूलर जितने एग्जांपल है ना, अगर तुम्हें रिएक्शन में बोल रखा है, देखो तुम किसी उसको जज नहीं कर सकते कि ये यूनिमोलिकुलर है या नहीं है, तुम्हें बता देगा तब तुम जज कर सकते हो। किसी भी रिएक्शन को देख के बताया नहीं जा सकता कि यूनिमोलिकुलर है बायोमोलिकुलर है। तुम्हें कुछ में देंगे कि एलिमेंट्री रिएक्शन है फिर कॉम्प्लेक्स है, तुम देख के नहीं बता सकते, क्योंकि मुझे पता था कि ये एग्जांपल जो है एलिमेंट्री रिएक्शंस के हैं। हाँ, मैंने किताबों से निकाल के लाया हूँ। क्वेश्चन में आ रहे, देखो किसी क्वेश्चन में अगर मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन पूछा है बोर्ड्स के अंदर, तो सिंगल सी बात है मॉलिक्युलरिटी किस रिएक्शन की निकलती है, एलिमेंट्री रिएक्शन या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अगर उसने मॉलिक्युलरिटी क्वेश्चन में पूछ रहा है, इसका मतलब वो रिएक्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बस।
अब है मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर में डिफरेंस क्या होता है। पहला डिफरेंस तो ये हो गया, जो मॉलिक्युलरिटी है वो एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है और ऑर्डर कैसा कॉन्सेप्ट है, एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। दूसरी चीज, ऑर्डर जो हो सकता है वो जीरो हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, पर मॉलिक्युलरिटी कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये कि कितने एटम से मॉलिक्यूल्स आपस में आके कोलाइड कर रहे हैं। कभी ऐसा होना हो सकता है कि आधा एटम आके कोलाइड कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता, तो ये फ्रैक्शनल नहीं होता। और ये कभी 3 से ग्रेटर भी नहीं हो सकता, ठीक है। मॉलिक्युलरिटी ना तो फ्रैक्शनल होता ना 3 से ग्रेटर होता। अच्छा, मॉलिक्युलरिटी जीरो हो सकता है? मॉलिक्युलरिटी जीरो भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? रिएक्शन ही नहीं हो रही। नोट्स में डाले ना। हाँ, और अगली चीज क्या है, हमें ना मॉलिक्युलरिटी से कभी भी रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में कुछ नहीं पता चलता, पर ऑर्डर से पता चल जाता है कि कौन सा स्टेप स्लो होगा, ये सब क्या होगा, ठीक है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर करा दिया, ठीक है। अब करते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ, रेट इक्वेशंस। इंटीग्रेटेड मतलब अब मैं लगाऊंगा इंटीग्रेशन। अभी अभी जाने ये साथ जाएगी साथ ही एक और हाफ लाइफ पढ़ा देता हूँ। तुमने तो कभी केमिस्ट्री की बुक उठाई, कभी कभी कुछ पढ़ा होगा, तो हाफ लाइफ का मतलब ये होता है कि मान लो एक, हाँ हाफ लाइफ पढ़ाने वाला ना, हाफ लाइफ का मतलब मैं बता देता हूँ पहले। मान लो है लाइफ जिंदगी, LIFE, आधी जिंदगी। हाफ लाइफ का क्या मतलब होता है, मान लो कोई रिएक्टिंग स्पीशीज है या फिर कोई मान लो रेडियो एक्टिव एलिमेंट, कुछ भी है ना, वो स्टार्टिंग में 100 मोल्स प्रेजेंट था, तो कितने टाइम बाद उसके 50 मोल्स जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और कितने बच जाते हैं, 50 मोल्स। हाफ लाइफ का मतलब ये है कि कितने टाइम बाद उसकी जो कंसेंट्रेशन होगी वो हाफ हो जाएगी। जिस टाइम में इसकी कंसेंट्रेशन हाफ हो जाएगी ना, उसको क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। आया समझ? अभी पढ़ाऊंगा, रब करो। ये नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम ऑर्गेनिक चालू कर देंगे। ऑर्गेनिक, हाँ ये चैप्टर खत्म होने वाला है बस। बस आपसे सर आपको 3 चैप्टर पीछे दोनों मिला के 6 चैप्टर पीछे मतलब आपसे। सही बात है, सही कह रहा है, वो हो जाएगा अभी अगले साल तक कवर कर लूंगा। शांति आ गई। क्या बोल रहा है भाई? अच्छा, कई बार ना तुम्हें जो रेट है, रेट कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट के ना यूनिट्स देके तुमसे पूछता है कि जीरो डायरेक्शन होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा, सेकंड ऑर्डर होगा, पूछते हैं। कैसे करते हैं उस क्वेश्चन को, उसको भी देख लो। लेवन तो तेज में आती है। हां, ये देखो दो चैप्टर आ रहे हैं मिड टर्म में। मिड टर्म में होगा, फाइनल टर्म में होगा। फाइनल में 10 चैप्टर छोड़ मेरे असेसमेंट में ये कोई आ रही है। कब है तुम्हारा फर्स्ट असाइनमेंट? जुलाई एंड है, खेलो फिर। आ रहे हैं मिड टर्म में भी। मिड टर्म में रे ऑप्टिक्स तक आता है, 8 चैप्टर आते हैं। जो गवर्नमेंट स्कूल्स के पेपर होते हैं वो 20 सितंबर से चालू होते हैं, मिड ऑफ अक्टूबर तक जाते हैं, और में रे ऑप्टिक्स तक आता है पूरा। 20 से नहीं होते, इस बार लेट हो गई। हम पढ़ दे रहे हैं, करवा ले। और मैं मोस्टली तुम्हारा जो सिलेबस होगा वो बहुत मतलब बहुत खींचा तो नवंबर तक खींचेगा, नहीं तो नवंबर मिड तक या 10 नवंबर। वो देखो हाथ का रख के बैठा सर, एसी में कर दो, इससे बढ़िया तो रजाई करा रखी है इसने। पागल है, अगर मैं टेंशन तक ये कर रहा है इसे वहां बैठाओ, एसी के नीचे ठंडा है भाई, गरम गरम अबे एसी में भी ऐसे यार कर दिया। बोलियो बोल, तुम्हें ये चीज पता है ना, y is equal to mx plus c किसकी इक्वेशन होती है? ठीक है, यहाँ पर m क्या होता है? स्लोप मतलब, और c मतलब y इंटरसेप्ट मतलब
यहाँ पे वो X यहाँ पर मान लो यहाँ पर काट रहा है, यहाँ पर वैल्यू 5 है, तो y इंटरसेप्ट क्या है? ठीक है, यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा 0 होगा, ये बताओ ये स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है? कोई बता सकता है? नेगेटिव स्लोप है ये। क्यों? स्लोप क्या होता है? tan थीटा, ये एंगल बनना थीटा, ये वैल्यू क्या है? 90 से बड़ी, और 10 अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो क्या होता है? नेगेटिव। बायो वालों को समझ नहीं आया ना? आ गया? तुमने बताया था, सुनाई नहीं दिया मुझे, थोड़ा तेज बोला करो। मैं सुना घर में बहुत तेज लड़ते हो, तो घर पे बहुत तेज लड़ते हो। हाँ, अब बाल मत फैलाओ यहाँ पे। नहीं भाई मैं ना कुछ सोच रहा था, क्या पूछा घर पे जाना? जो बंदे रिलेशनशिप में आते हैं ना, आपको घर का कैसे पता है? अब वो बंदे पता कैसे करते हैं? स्टार्टिंग में जो उनके पार्टनर्स होते हैं वो बोलते हैं अरे आप इससे तेज नहीं बोलते, नहीं मेरी आवाज ही ऐसी है। और जैसे ही 1-2 साल हो जाते हैं, हाँ क्या बोल रहा तू? अभी डंडा ले लो, लड़ लेंगे यहाँ से। फिर उनसे पूछते तुम्हारी आवाज ऐसी थी, फिर बोलते हैं नहीं मैं तो ऐसे ही बोलूंगी। अभी पानी शांति इसका रूप आ जाएगा पानी का। मुझे एक्सपीरियंस है। 11 में पता लड़ाई होती थी दोनों की। इसलिए जो ये लोग धीरे बोलते हैं ना, बानी जिया, तो डाउट होता है इन पे। कार्तिक ऋषभ बाबू राम। बानी बोली है क्या बोल रहा तू? अभी मीटिंग नहीं बोल रहा है। तो बाहर मिल जाओ, सिर्फ बाहर मिलो आप। बस मजा नहीं था अब देखो, सबसे पहले है इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ने वाले हम। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ने वाले हैं। 5 मिनट में पढ़ा दोगे? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। मुझे जाना है शिकागो। अरे खत्म बस, अभी चैप्टर खत्म कर देता हूँ। ये तुम्हारे फिजिकल केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर है, सबसे आसान चैप्टर है, इनऑर्गेनिक। देखो इसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब है रेट लो होता क्या है? इंटीग्रेशन। कुछ नहीं, जो रेट लॉ पढ़ा है ना हमने, उसको बस उसमें कुछ इंटीग्रेशन लगाने वाले हैं बस। तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ, चल सीन। हाँ देखो, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। अब तो मुझे एक बात बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन में कैसे लिखूंगा? के इंटू कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है ये? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये? तो आर की पावर क्या हो जाएगी? पढ़ने के लिए यहाँ क्या समझाया? कुछ तो समझाया नहीं मैंने। आर की पावर क्या होगी? तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल आ गया? ठीक है, ठीक है। और रेट ऑफ रिएक्शन होता किसके इक्वल है? क्या ये माइनस dr/dt ले सकता हूं? माइनस dr/dt ले सकता हूं? लिखा जा सकता है ना, माइनस dr/dt भी लिख सकते हैं हम। डिकम्पोजिशन ऑफ r माइनस dr/dt, कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब मैं dr को इधर रखूंगा और उधर ले जाऊंगा k इंटू। ठीक है, देखो टाइम अगर तुम इनिशियल ले रहे हो, पहले ले रहे हो इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन में तुम ले रहे हो टाइम, मान लो t इक्वल टू 0 ले रहे हो। ठीक है, इस टाइम जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो क्या तुम्हें दे रखी है? R0। क्या दे रखी है? R0। अब तुम निकाल लो आफ्टर टाइम t, कुछ टाइम बाद, आफ्टर टाइम t 5 मिनट बाद, 5 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद रिएक्टेंट की कितनी कंसंट्रेशन बच गई, फाइनल कंसंट्रेशन क्या है वो मैं निकालने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अब दोनों साइड इंटीग्रेट लगाता हूँ। ठीक है, जब t इक्वल टू 0 है, टाइम जब क्या है? 0 है। टाइम क्या है जब? 0। तो रिएक्शन की कंसंट्रेशन क्या है? R0। जब टाइम t हो गया तो फाइनल कंसंट्रेशन क्या है? dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? यहाँ पर 1 होता है, क्या होता है ये? x। क्या होता है? तो अगर dr है तो dr का इंटीग्रेशन क्या होगा?
अच्छा इस माइनस को मैं उधर ले जाता हूँ, इस माइनस को उधर ले जा सकता हूँ। और कंसेंट ये पता है ना आर नॉट बायो वाले भाई इतनी मैथ्स आती इतने मैथ्स सीखिए मैथ्स बेटा, इंटीग्रेशन थोड़ा नाम सुना तो साफ बनता है। मैथ्स वाली भी सर हमको नहीं हमें नहीं आती, मैथ्स वालों को ये क्या करेंगे अभी बायो वाले। हमने फिजिक्स में इंटीग्रेशन का नाम नहीं सुना? आती नहीं होगी सर, आप सिखा दो इंटीग्रेशन। आती है सर दिखा दो, कल क्लास ले लो एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन दिखा दो। किसको नहीं भाई, जिसको नहीं आता ना चाहे बायो वाला चाहे कोई भी हो, अभी मैं 11th वालों को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कराऊंगा तब आ जाना। कल ही करा लो ना। हां आ जाएंगे। नहीं चलिए कल हमारी क्लास है कल ना, एक्स्ट्रा क्लास रखी नहीं है। कल हमारी क्लास है। हाँ कल क्लास है, इस हफ्ते पूरे इस पूरे हफ्ते क्लास है, संडे को भी क्लास रखूंगा शायद। हाँ सुबह रखने हो सर, सुबह हाँ संडे वनडे के आएंगे, संडे नहीं आएंगे, संडे को सैटरडे भी नहीं आएंगे सर। संडे को सबको मौत के लेके जाना। अब देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, देखो के क्या है, के क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट इंटीग्रेशन क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। इसका क्या है 1, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा dt के रिस्पेक्ट में t, तो ये कितना आ गया, देखो ये आ गया तुम्हारा, जिसको नहीं समझ आती ना इंटीग्रेशन वो इतना मत ध्यान देना, वो आखिरी फाइनल रिजल्ट पे देखना। ये आ गया तुम्हारा r फाइनल, हाँ, और यहाँ पर क्या आ रहा है टाइम t, ये कहां से कहां पुट करना है 0 से, ये क्या हो गया, पहले अपर लिमिट पुट करी जाती है फिर लोअर लिमिट, इनिशियल r फाइनल माइनस माइनस के टी। जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो कैसे आ रही है, फाइनल कंसंट्रेशन कैसे आ रही है, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस के टी। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होती है, वो फिक्स वैल्यू होती है। इनिशियल कंसंट्रेशन कैसी वैल्यू होती है, फिक्स। इनिशियल कंसंट्रेशन कैसी वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू होती है सस्टेन। सुनो भाई, आर फाइनल क्या हो गया, आर इनिशियल माइनस के टी। इसको मैं y पे लेने वाला हूँ, y एक्सिस पे, और टाइम को क्या लेने वाला हूँ मैं, तो हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा, ये पता है ना, जो y इक्वल टू mx प्लस c है, जो x के साथ लिखा होता है वो क्या होता है स्लोप, तो हमारा स्लोप क्या हो गया माइनस के, और y इंटरसेप्ट क्या हो गया, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, आर फाइनल वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ बना रहा हूं, ग्राफ बनेगा ऐसा, जहां पर ये काट रही है इंटरसेप्ट, ये क्या तुम्हारा आर इनिशियल, कोई दिक्कत कोई परेशानी, और यहाँ पर स्लोप किसके इक्वल आएगा, रेट कांस्टेंट लगेगा नेगेटिव लगा के, आया समझ, किसी को दिक्कत कोई परेशानी, देखो ये समझ आ गया। तुम लोगों को फाइनल रिजल्ट याद रखना है, फाइनल रिजल्ट क्या है, अरे कहां भाग रहे हो, बैठो चुपचाप, तुम्हें फाइनल ये इक्वेशन याद रखनी है, आर फाइनल इज आर इनिशियल माइनस के टी, और ये स्लोप वाला चीज पता होनी चाहिए। सेकंड चीज ध्यान रखो, देखो अभी मैंने क्या बताया, हाफ लाइफ क्या होता है, जब फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाए, देखो तुम्हारी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी, आर नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, आर नॉट, हाफ लाइफ मतलब जो फाइनल बचे वो कितने हो जाए, आर नॉट बाय 2, कितनी हो जाए, आर नॉट बाय 2, जो इसमें टाइम लगेगा वो क्या, सर की फोटो नहीं, सर क्या हो रहा है, देखो अब मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ हाफ लाइफ, है सर ये केमिस्ट्री बोरियत लगती है, देखिएगा देखो हाफ लाइफ क्या होगा, हाफ लाइफ होगा
क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे फिर ठीक हो जाएगा। हाफ लाइफ क्या होगा कि जब तुम्हारे फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाए, इनिशियल कंसंट्रेशन का, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, इसमें जो टाइम लगेगा उसको क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। मान लेते हैं जो इसमें टाइम लगेगा वो क्या लग रहा है, टी हाफ। कितना टाइम लग रहा है, टी हाफ। अगर ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उसके लिए क्या है इक्वेशन, ये है इक्वेशन तुमने अभी पढ़ी है ना कि आर फाइनल माइनस सॉरी आर फाइनल इज आर इनिशियल माइनस के इंटू टी। आर फाइनल क्या है तुम्हारा, आर इनिशियल बाय 2, आर इनिशियल माइनस टाइम कितना लग रहा है, टी हाफ। कितना लग रहा है टाइम, टी हाफ। तो यहाँ से तुम्हारा इसको इधर ले जाओ, जगह के इंटू टी हाफ इस आर इनिशियल माइनस आर इनिशियल बाय, अबे हाफ लाइफ पढ़ा रहा हूँ अभी, बोला मैंने हाफ लाइफ तब होता है जब फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो जाए। हाँ ये कितना आ गया, आर इनिशियल बाय, हाफ टाइम तो जरूरी थोड़ी है। या टाइम हाफ हो वो जरूरी नहीं है, पर हाफ लिखने का ये मतलब है कि कंसंट्रेशन जब हाफ हो गई हो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये। मेरे को 140 दिख रहा है। हमारे इसके लिए हाफ लाइफ कितनी आ रही है, इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2k। हाफ लाइफ फॉर जीरो डायरेक्शन इज इनिशियल कंसंट्रेशन बाय 2k। समझ आया, किसी को दिक्कत क्या परेशानी, इसके साथ हमारी क्लास होती है ओवर, खत्म। इस क्लास में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे इस क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इक्वेशन ये होती है, ग्राफ ये होता है, ग्राफ में जो वैल्यू सेट होती है वो ऐसे होती है कि स्लोप जो है वो माइनस के इक्वल है और जो इंटरसेप्ट है वो आर इनिशियल के इक्वल है, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा